हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ डॉक्टर आशुतोष झा और आज हम पढ़ेंगे स्कॉलियोसिस के बारे में। स्कॉलियोसिस एक एबनॉर्मल लेटरल कर्वेचर ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम है, एक डिसऑर्डर है एक तरह का। इसमें एबनॉर्मल लेटरल कर्वेचर आ जाता है वर्टिब्रल कॉलम में। ये ट्रू स्कॉलियोसिस जो होता है उसमें सिर्फ कर्वेचर ही नहीं आता बल्कि रोटेशनल एलिमेंट भी आ जाता है, एक वर्टिब्रा का एक दूसरे वर्टिब्रा के ऊपर। कॉमनेस्ट टाइप्स जो है स्कॉलियोसिस के उनमें आता है, उनमें जो है बहुत सारे टाइप्स आ जाते हैं जिनको इडियोपैथिक स्कॉलियोसिस कहा जाता है। दीज आर नेवर प्रेजेंट एट बर्थ एंड टेंड टू occur in either the infantile, juvenile और एडोलेसेंट एज ग्रुप्स। ये बर्थ के टाइम पे प्रेजेंट नहीं होते, ये बाद में ही डेवलप होते हैं। वर्टिब्रल बॉडीज और पोस्टीरियर एलिमेंट्स जो हैं, पेडिकल्स और लेमिना, ये नॉर्मल होता है इन पेशेंट्स में। और जब स्कॉलियोसिस प्रेजेंट होता है फ्रॉम बर्थ पे, यानी कॉन्जेनाइटल स्कॉलियोसिस होता है, तो वो एसोसिएटेड होता है डेवलपमेंटल डिफॉर्मिटीज से। और इन पेशेंट्स में स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन होता है एबनॉर्मेलिटीज़ ऑफ चेस्ट वॉल के साथ एंड जेनिटो यूरिनरी ट्रैक्ट और हार्ट डिजीज़ के साथ। तो इन ग्रुप के जो पेशेंट्स होते हैं इनमें केयरफुल इवोल्यूशन की ज़रूरत होती है बाय मैनी स्पेशलिस्ट। एक रेयर लेकिन इंपॉर्टेंट ग्रुप ऑफ स्कोलियोसिस जो है उसमें क्या होता है कि मसल एबनॉर्मल हो जाती है। तो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी इसका कॉमनेस्ट एग्जाम्पल है। तो इसमें एबनॉर्मल मसल जो होती है वो रिटेन नहीं करती नॉर्मल अलाइनमेंट ऑफ वर्टिब्रल कॉलम, और जिसकी वजह से कर्वेचर आ जाता है लेटरल, जिसे हम स्कॉलियोसिस कहते हैं। तो मसल बायोप्सी इसमें की जाती है, जिससे हमें इसका पता चलता है कि ये मसल की अबनॉर्मेलिटी की वजह से अगर स्कॉलियोसिस हुआ है तो वो मसल बायोप्सी से पता चलेगा। जो दूसरे डिसऑर्डर्स होते हैं जो प्रोड्यूस करते हैं स्कॉलियोसिस, उसके एग्जांपल हैं बोन ट्यूमर्स, स्पाइनल कोड ट्यूमर्स एंड लोकलाइज्ड डिस्क प्रोट्रूजन्स एक्सेट्रा। सो ये आप डायग्राम में देख सकते हो, ये एक्सरे है स्कॉलियोसिस का। तो इसमें आप देख सकते हो कि वर्टिब्रल कॉलम जो है राइट साइड में लेटरल कर्वेचर आया हुआ है। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ स्कॉलियोसिस। सो यू कैन सी इसको और डिटेल में देखोगे, ये सीवियर स्कॉलियोसिस का एग्जांपल है। इसमें आप देख सकते हो कि सिर्फ लेटरलिटी लेटरल कर्वेचर ही नहीं आया है, बल्कि इसमें रोटेशनल मूवमेंट भी हुआ है, एक वर्टिब्रा के दूसरे वर्टिब्रा के ऊपर थोड़ा बहुत रोटेशन भी हुआ है। ध्यान से आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा। सो दिस इज सीवियर स्कॉलियोसिस। तो आइए जानते हैं स्कॉलियोसिस को थोड़ा डिटेल में। स्कॉलियोसिस जो है एबनॉर्मल कर्वेचर ऑफ स्पाइन है। नॉर्मल स्पाइन को जब हम देखते हैं फ्रॉम बिहाइंड हैज़ नो विजिबल कर्व, लेकिन जब व्यू किया जाता है फ्रॉम द साइड देयर विल नॉर्मली बी अ slight round back kyphosis in the upper back and a mild swayback lordosis in the lower back। तो ये जो है स्कॉलियोसिस जो है जब उसको पीछे से देखा जाता है तो एक कर्वेचर जो है राइट या लेफ्ट के साइड वो हमें दिखाई देता है। आप फिगर 1 में देख सकते हो। तो राइट या लेफ्ट के साइड जो कर्वेचर है वो हमें दिखाई देगा अगर हम पीछे से स्कॉलियोसिस को अगर हम पीछे से देख रहे हैं तो। associated with the abnormal curvature there is also twisting of the spine। ट्विस्टिंग ऑफ स्पाइन भी होता है, मैंने बताया ही था आपको। इसमें ट्विस्टिंग होती है स्पाइन की। ये जो ट्विस्टिंग है इसकी वजह से एसिमेट्री हो जाती है रिब केस की, और जब हम इसको पीछे से देखते हैं तो एक प्रोमिनेंस जो है रिब्स का वो भी विजिबल होता है। तो आपको मैंने ये पीछे वाले डायग्राम में देख सकते हो, ये प्रोमिनेंस जो आ रही है रिब्स की। तो स्कॉलियोसिस जो है ये एक या एक से ज़्यादा एरियाज ऑफ स्पाइन में डेवलप हो सकता है। एडिशनली जो कर्व है ये कर्व पैटर्न जो है स्कॉलियोसिस में वेरी करता है फ्रॉम शॉर्ट सिंगल कर्व से लार्ज डबल और ट्रिपल कर्व्स। तो ये सेकंड वाला जो डायग्राम है आप इसमें देख सकते हो, इसमें मल्टीपल कर्व आया हुआ है, ऊपर भी नीचे भी। आप ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि इसमें मल्टीपल कर्व्स आया हुआ है, कर्वेचर आया हुआ है। तो आइए जानते हैं कि व्हाट कॉजेज स्कॉलियोसिस। स्कॉलियोसिस किसकी वजह से होता है। देयर आर सेवरल कॉजेज ऑफ स्कॉलियोसिस के बहुत सारे कारण हैं। कुछ केसेस में क्या है एबनॉर्मल डेवलपमेंट ऑफ बोन्स की वजह से, स्पाइन में जो बोन्स होती है उनके एबनॉर्मल डेवलपमेंट की वजह से ये होता है। इसको हम कॉन्जेनाइटल स्कॉलियोसिस कहते हैं और ये टाइम ऑफ बर्थ पे प्रेजेंट होता है। ऑल्दो इट में नॉट बी रिकॉग्नाइज्ड अंटिल द डिफॉर्मिटी इंक्रीजेज विद ग्रोथ। इसका पता नहीं चलता जब यूजुअली देखा जाए तो, जब तक वो मतलब ग्रोथ नहीं होती,
बेबी की तो जो प्राइमरी सोर्सेज है डिफॉर्मिटी के इस केस में वो एबनॉर्मली शेप्ड बोन्स है, एसिमेट्रिकली फ्यूज्ड बोन्स इन द स्पाइन जो प्रॉपर ग्रो नहीं कर पाते। दूसरा कॉज जो है स्कॉलियोसिस का वो पुअर न्यूरोलॉजिक या मस्कुलर कंट्रोल ऑफ स्पाइन है। इन सर्कमस्टांसेस में देखा जाए तो जो सपोर्ट है फ्रॉम द मसल ऑफ बैक वो इनसफिशिएंट होता है टू मेंटेन एन इरेक्ट स्पाइनल पोजीशन। तो इस टाइप का न्यूरोमस्कुलर स्कोलियोसिस जो है ये हमें सेरिब्रल पाल्सी के केस में देखने को मिलता है, स्पाइना बाइफिडा में मिलता है, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में मिलता है देखने को। मोस्ट कॉमन कॉज जो है स्कोलियोसिस का चिल्ड्रन और एडोलेसेंट में वो अननोन कॉजेज की वजह से ही होता है। कोई अंडरलाइंग एबनॉर्मेलिटी ऑफ स्पाइन अगर नहीं है या न्यूरोमस्कुलर सिस्टम का एबनॉर्मेलिटी नहीं है तो स्कोलियोसिस को तब हम इडियोपैथिक कहा जाता है। यानी कि आपको दो चीज़ें यहाँ पे गौर करनी पड़ेगी। अगर अंडरलाइंग एबनॉर्मेलिटी ऑफ स्पाइन नहीं है या फिर एबनॉर्मेलिटी ऑफ न्यूरोमस्कुलर सिस्टम नहीं है तो उस स्कोलियोसिस को हम इडियोपैथिक स्कोलियोसिस काउंट करेंगे। तो बहुत सारी इन्वेस्टिगेशंस हुई है स्कोलियोसिस के कॉज को लेकर इन अदरवाइज नॉर्मल चिल्ड्रन में, एंड टू आज तक भी इसका क्लियर कॉज आइडेंटिफाई नहीं हुआ है। तो इंक्रीज इंसिडेंस ऑफ स्कोलियोसिस जो है उन फैमिली में कुछ फैमिलियों में देखा जो उन फैमिलियों में हुआ है जिनमें जेनेटिकली जिनमें मतलब फैमिली ट्री में है स्कोलियोसिस की हिस्ट्री रही है। तो इससे हमें जेनेटिक इन्फ्लुएंस का भी पता चलता है कि इसका स्कोलियोसिस का जेनेटिक इन्फ्लुएंस भी है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि इस प्रकार अगर देखा जाए तो स्कोलियोसिस डेवलप हो सकता है कॉन्जेनाइटल न्यूरोमस्कुलर या फिर इडियोपैथिक कॉज की वजह से। तो नेक्स्ट आता है कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, स्कोलियोसिस से क्या हो सकता है, व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस। तो जो डिफॉर्मिटी है स्पाइन की इन केस ऑफ स्कोलियोसिस वो टेंड टू इंक्रीज विद इंक्रीजिंग ग्रोथ ऑफ स्पाइन। और कुछ केसेस ऐसे हैं जहाँ पर कोई प्रोग्रेशन नहीं होती डिफॉर्मिटी की या इंक्रीजिंग साइज ऑफ डिफॉर्मिटी जो है वो मिनिमल होता है। तो जो शेप ऑफ बॉडी है वो अल्टर होती है डिपेंडिंग ऑन द स्कोलियोसिस कर्व पैटर्न। तो कंसर्न जो है उन केसेस में आता है जब डिफॉर्मिटी प्रोग्रेसिव होती है। अगर मान लो डिफॉर्मिटी नहीं बढ़ रही उसी जगह पे रुकी हुई है तो उसमें इतना कंसर्न नहीं है, लेकिन अगर वो बढ़ रही है और मल्टीपल में जा रहा है तो फिर वो कंसर्न है। तो लार्ज कर्व जितने लार्ज कर्व होते हैं फिर ट्रंक और चेस्ट डिफॉर्मिटी भी डेवलप होने लग जाती है टू अ डिग्री दैट अल्टीमेटली इनहिबिट्स नॉर्मल लंग एंड हार्ट फंक्शन। उससे क्या है फिर फाइनली जो आगे चल के लंग और हार्ट फंक्शन को भी अफेक्ट करता है। तो इन रीजंस की वजह से जो ट्रीटमेंट है स्कोलियोसिस का वो रिकमेंड किया जाता है जब भी प्रोग्रेसिव कर्वेचर डिटेक्ट होता है। तो ये आप देख सकते हो साइड में 4B के डायग्राम में डिक्रीज लंग कैपेसिटी, इसमें कर्व इतना ज़्यादा हो गया है, लार्ज कर्व हो गया है कि चेस्ट की डिफॉर्मिटी हो रही है यहाँ पे। और चेस्ट की डिफॉर्मिटी की वजह से क्या है कि लंग्स जो है लंग कैपेसिटी भी डिक्रीज हो रही है। तो अब जानते हैं स्कोलियोसिस के असेसमेंट कैसे करें। तो डायग्नोसिस जो स्कोलियोसिस का वो होता है बाय एग्जामिनिंग द शेप ऑफ बैक एंड ट्रंक। बैक और ट्रंक के शेप से पता चलता है। जो स्कोलियोसिस जैसे जैसे बढ़ेगा तो डिफरेंस जो है हाइट ऑफ शोल्डर में डेवलप, दोनों शोल्डर के हाइट का जो डिफरेंस है वो आता है। एसिमेट्री आती है वेस्ट लाइन का और काउंटर ऑफ बैक का। बिकॉज ऑफ द रोटेशनल चेंजेस इन स्पाइन विद द डेवलपमेंट ऑफ स्कोलियोसिस प्रोमिनेंस जो है रिब्स का वो भी होता है। तो पेशेंट को आपको पीछे से देखना है। तो जब पेशेंट को बेंट करने को बोलोगे फॉरवर्ड एट द हिप्स तो फिर फॉरवर्ड बेंडिंग टेस्ट जिसे हम एडम्स टेस्ट भी बोलते हैं वो स्क्रीनिंग टेस्ट है एक तरह से स्कोलियोसिस का। इसमें हम उसे आगे की तरफ झुकने के लिए बोलेंगे। जब वो आगे की तरफ झुकेगा तो हमें प्रोमिनेंस दिखाई देगी रिब्स की और चेंजेस जो दिखाई देंगे उसके बॉडी पोस्चर्स में। तो इसमें क्या होता है कि फॉरवर्ड बेंडिंग टेस्ट जिसे एडम्स टेस्ट कहते हैं ये एग्जामिन करने का एक बहुत बढ़िया तरीका है। और बहुत सारे स्टेट्स में जहाँ स्कोलियोसिस स्कोल स्क्रीनिंग प्रोग्राम होता है वहाँ चिल्ड्रन को एग्जामिन किया जाता है फॉर बैक एंड रिब एसिमेट्री। तो जब भी रिब प्रोमिनेंस से नोट किया जाता है तो स्टैंडिंग रेडियोग्राफ ऑफ स्पाइन रिकमेंड किया जाता है। तो एक्सरे इवोल्यूशन जो है स्पाइन का वो किया जाता है टू डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड एंड पैटर्न ऑफ स्पाइनल कर्वेचर। एंगुलेशन जो है वो डिग्री में नापा जाता है बिटवीन मोस्ट टिल्टेड वर्टिब्रा इज डिटरमाइंड यूजिंग द कॉब एंगल मेथड। तो ये कॉब एंगल मेथड आप देख सकते हो यहाँ पे 5th के सी में। ये दिस इज़ द कॉब एंगल मेथड। आप यहाँ पे देख सकते हो कि जैसे 68 डिग्री आपको दिखाई दे रहा होगा। तो ये कर्वेचर का एंगल है। तो ये इस तरह से हमें इसका
एंगल लेना होता है। और ये 5B में आप देख सकते हो कि हमने इसको फॉरवर्ड बेंडिंग कर रखा है। फॉरवर्ड बेंडिंग करके आप यहाँ पे देख सकते हो रिप्स की जो है डिफॉर्मिटी, रिप्स जो है वो रिप्स के उसमें चेंजेस हैं पैटर्न में। सो तो ये कॉब एंगल मेथड से आप मोस्ट टिल्टेड वर्टिब्रा का एंगुलेशन मेजर कर सकते हो। तो ये जो है मेजर है स्कोलियोसिस का, जिसके बेसिस पे हम ट्रीटमेंट बेस्ड है। तो रिस्क ऑफ प्रोग्रेशन क्या है कि इन एडिशन टू डिग्री ऑफ स्कोलियोसिस इट इज इंपॉर्टेंट टू एसेस द स्केलेटल मैच्योरिटी ऑफ द पेशेंट। इट इज नोन दैट द रिस्क ऑफ कर्व एनलार्जिंग इज रिलेटेड टू द अमाउंट ऑफ ग्रोथ रिमेनिंग इन द स्केलेटन एंड स्पाइन। तो जो रिस्क है कर्व का वो रिलेटेड है अमाउंट ऑफ ग्रोथ रिमेनिंग इन द स्केलेटन एंड स्पाइन। तो इसको कई तरीके से आप एसेस कर सकते हो। पहला है रेडियोग्राफिक मेजर ऑफ मैच्योरिटी ऑफ स्केलेटन डन बाय एनालाइजिंग द ग्रोथ सेंटर ऑफ पेल्विक बोन। पेल्विक बोन के ग्रोथ सेंटर को एनालाइज करके भी आप रिस्क ऑफ प्रोग्रेशन देख सकते हो। दूसरा है रिसर्च साइन जो है वो मार्कर है फॉर स्केलेटल मैच्योरिटी विच कैन बी फॉलोड ऑन द पेल्विक एक्सरे टू हेल्प प्रिडिक्ट वेदर और नॉट ग्रोथ इज एक्सपेक्टेड टू कंटिन्यू। तो रिसर्च साइन जो है उससे वो स्केलेटल मैच्योरिटी का मार्कर है, तो उसको हम पेल्विक एक्सरे में देख सकते हैं। उससे हमें पता चल जाएगा कि ग्रोथ हो रही है कि नहीं हो रही। अदर मेजर्स जो है रिमेनिंग ग्रोथ के वो रिलेट करते हैं टू द चेंजेस ऑफ प्यूबर्टी दैट कैन बी असेस्ड इन बोथ बॉयज एंड गर्ल्स। एडिशनल हेल्पफुल टाइम पॉइंट जो है गर्ल्स में वो रिलेट टू द ऑनसेट ऑफ मेंस्ट्रुअल पीरियड्स। बिगिनिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल पीरियड सजेस्ट 1.5 to 2 years of remaining spinal growth. So it is largely these two facts and estimate of the remaining spinal growth and magnitude of spinal curvature which are used to predict the potential for scoliosis progression. तो अंडरलाइन कॉज जो है स्कोलियोसिस के वो सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है इन डिटरमाइनिंग द लाइकलीहुड ऑफ प्रोग्रेशन एंड नीड फॉर ट्रीटमेंट। तो इसलिए रिकमेंड किया जाता है कि फिजिशियन को जो एक्सपर्टीज़ है इनमें जिनके पास, तो वो इन्वॉल्व हो इसमें इन द केयर ऑफ पेशेंट विद स्कोलियोसिस जब कॉब एंगल जो है 15 डिग्री से ज़्यादा है। अगर किसी का कॉब एंगल 15 डिग्री से ज़्यादा आ रहा है तो हमें उसमें स्पेशलिस्ट की ज़रूरत पड़ेगी जो स्कोलियोसिस को ट्रीट करे स्कोलियोसिस को। तो स्कोलियोसिस को कैसे ट्रीट करें, तो जो ऑप्शंस है फॉर ट्रीटिंग स्कोलियोसिस उसमें आता है ऑब्जर्वेशन, यूज़ ऑफ ए ब्रेस, ऑर्थोसिस और सर्जरी। करेंटली देयर इज नो एविडेंस दैट एक्सरसाइज और स्पाइनल मैनिपुलेशन हैव ए पॉजिटिव इफेक्ट ऑन प्रिवेंटिंग द प्रोग्रेशन ऑफ स्कोलियोसिस। द ट्रीटमेंट ऑफ कॉन्जेनाइटल स्कोलियोसिस इनिशियली इज ऑब्जर्वेशन बाय चेकिंग एक्सरेज ऑफ द स्पाइन पीरियडिकली। अगर इंक्रीजिंग कर्वेचर जो है उसको अप्रिशिएट किया जा रहा है सीरियल एग्जामिनेशंस पे, तो सर्जरी जो है उसकी रिक्वायरमेंट हो सकती है ताकि वो कर्व को प्रिवेंट करे फ्रॉम इंक्रीजिंग इन साइज। ब्रेसिंग जो है वो इंडिकेट किया जाता है बहुत ही फ्यू पेशेंट्स में विद कॉन्जेनाइटल स्कोलियोसिस। सर्जिकल ट्रीटमेंट जो है फॉर सच केसेज इज स्पाइनल फ्यूजन जो लिमिट करता है ग्रोथ ऑफ स्पाइन एंड प्रिवेंट करता है प्रोग्रेशन ऑफ कर्व को। इंडिकेशन जो है ब्रेस्ट ट्रीटमेंट का न्यूरोमस्कुलर कॉजेज ऑफ स्कोलियोसिस में वो वेरिएबल है। मैनी केसेस में देखा जाए तो ब्रेस जो है हेल्पफुल है टू मेंटेन सिटिंग पोस्चर इन पेशेंट्स हु आर अनेबल टू वॉक। जो इस स्कोलियोसिस के प्रॉब्लम की वजह से चल भी नहीं पा रहे हैं तो उनको सिटिंग पोस्चर एक मेंटेन करने के लिए बहुत ही बढ़िया रहता है ब्रेस ऑर्थोसिस। अल्टीमेट प्रोग्रेशन जो है कर्वेचर का वो डिलेड हो सकता है ओनली स्लाइटली। मैनी न्यूरोमस्कुलर कंडीशन में कर्व प्रोग्रेशन जो है वो डेवलप होता है डिस्पाइट ब्रेस वियर। तो न्यूरोमस्कुलर कंडीशन में अगर आपने पेशेंट को ब्रेस भी दे दिया तो भी वो कर्व प्रोग्रेशन हो गई। तो जो बेनिफिट है ब्रेसिंग का इस सर्कमस्टांसेस में वो सिर्फ सीटिंग बैलेंस को हेल्प कर रहा है और कुछ नहीं। सर्जिकल इंडिकेशन होता है न्यूरोमस्कुलर स्कोलियोसिस में, वो डिपेंड करता है अंडरलाइंग डायग्नोसिस पे, पल्मोनरी स्टेटस पे, कर्व पैटर्न पे और मैग्नीट्यूड पे। नेक्स्ट आता है इडियोपैथिक स्कोलियोसिस की ट्रीटमेंट देखा जाए तो वो ब्रेस से हो सकता है इन दोज पेशेंट जिसमें कर्व्स जो है 25 से 30 डिग्री से ज़्यादा जिसमें कॉब एंगल आ रहा है एंड आर थॉट टू हैव सब्सटेंशियल ग्रोथ रिमेनिंग, और जिसका सब्सटेंशियल ग्रोथ रिमेनिंग है। तो आप ये देख सकते हो ब्रेसिस के यहाँ पे डायग्राम्स बने हुए हैं आउट ऑफ ब्रेस और इन ब्रेस। तो ब्रेस जो है ये कंट्रोल करता है स्कोलियोसिस को। इसको डिज़ाइन किया जाता है टू अप्लाई एक्सटर्नल प्रेशर टू द ट्रंक एंड पेल्विस इंप्रूविंग द अलाइनमेंट ऑफ द स्पाइन एंड अलोइंग स्ट्रेटर ग्रोथ ऑफ द स्पाइन। ब्रेसिंग जो है स्कोलियोसिस का वो हेल्पफुल नहीं है उन पेशेंट्स में जिनके पास कंप्लीटेड कर चुके हैं जो स्पाइनल ग्रोथ को या लगभग करने वाले हैं। तो ब्रेसिंग जो है उन पेशेंट को इंडिकेट किया जाता है जिनमें इडियोपैथिक स्कोलियोसिस है और जिनका कर्व जो है वो 25 से 45 डिग्री कॉब एंगल है विद ग्रेटर देन 6 months ऑफ स्केलेटल ग्रोथ रिमेनिंग, जिसमें स्केलेटल ग्रोथ 6 महीने से ज़्यादा की रह रही है। तो ये सेवरल टाइप्स के ऑर्थोसिस और ब्रेसिस अवेलेबल है। ऑल ऑफ दीज द ब्रेसिस अटेम्प्ट्स टू स्ट्रेटन द स्पाइन
जितने भी ब्रेसेस होते हैं ये स्ट्रेटन करते हैं स्पाइन को और मोस्ट इफेक्टिव होते हैं इफ़ वोर्न फुल टाइम। ब्रेस जो है उसको फिट क्या बनाया जाता है, वो फिट आए इंटीमेटली द पेशेंट्स ट्रंक प्रोवाइडिंग प्रेशर अगेंस्ट द pelvis and ribcage to reduce the deformity. Brace maker, the orthotist is used to fit and adjust the brace accordingly. Initial brace wear may be uncomfortable and a period of time is required to become accustomed to wearing the brace. X-rays are used to assess the correction of spine in the brace and are taken periodically every 3 to 4 months to monitor the curve. टोटल लेंथ जो है, लेंथ ऑफ टाइम जो ब्रेस की नीड होती है डिपेंडिंग ऑन द रिमेनिंग स्पाइनल ग्रोथ। जनरली देखा जाए तो ब्रेस को पहना जाता है अंटिल स्पाइनल ग्रोथ कंप्लीट हो जाए। एज दिस पॉइंट इज रीच्ड आवर्स स्पेंट वियरिंग द ब्रेस विल बी रिड्यूस्ड एंड द ब्रेस अल्टीमेटली डिसकंटिन्यूड। फिर लास्ट ऑप्शन सर्जरी है जो कि न्यूरोमस्कुलर कंडीशन में, न्यूरोमस्कुलर स्कॉलियोसिस में मेनली रिक्वायर्ड होती है। तो इसमें स्पाइनल फ्यूजन किया जाता है सर्जिकल में, सर्जिकल ट्रीटमेंट में। तो इसमें डिफरेंट टाइप्स है, पोस्टीरियर अप्रोच है, एंटीरियर अप्रोच है। तो एंटीरियर पोस्टीरियर अप्रोच है, थोराकोस्कोपिक अप्रोच है। सो होप सो यू लाइक द वीडियो। इफ़ यू लाइक द वीडियो जस्ट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।